तो माँ शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर है आपका लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड, और आप लोगों का तो आज होना था जो हो नहीं पाया, कैंसिल हो गया। तो कोई बात नहीं, आपका भी हो जाएगा, अभी रीशेड्यूल होगा पेपर। और ये रीशेड्यूल होकर जो पेपर होगा लगभग आपका सारा एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद तब आपका ये पेपर होगा। अब इसकी एग्जैक्ट डेट तो जब आएगी तभी पता लगेगी, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते कि कब एग्ज़ाम होगा इसका, लेकिन हो जाएगा आपका डेफिनेटली इसी महीने में। ये हमारे पास 2024 का पेपर है अभी जो मैं आपके पास स्क्रीन पे शेयर करूँगा। ये हमारा 2024 का पेपर है लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट का। पेपर वही है जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था, 2024 का पेपर हमारे पास है, 2022 का पेपर हमारे पास है, 2023 का पेपर हमारे पास है और 2019 का पेपर है। ये टोटल 4 ही पेपर हैं हमारे पास, क्योंकि बाकी तो पेपर जो थे वो हो ही नहीं थे, 20 और 21 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, इस वजह से वो पेपर है नहीं। बाकी स्पेशल एग्ज़ाम और बैक एग्ज़ाम वो हुए थे, लेकिन उसके पेपर यहाँ पे कहीं पे है नहीं वेबसाइट के पास। किसी के पास पढ़े हों तो हो सकता होंगे, लेकिन हमारे पास है नहीं। अब ये 2024 का पेपर है आपका लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट। इसमें सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थिंग्स अटैच टू द अर्थ। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अर्थ के साथ अटैच करके देख सकते हैं। फिर दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मॉर्गेज एंड चेंज। मॉर्गेज और चार्ज होगा शायद, ये मॉर्गेज और चार्ज के बीच में क्या फ़र्क है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र क्या होता है और व्हाट इज़ स्पेस सस्पिशियंस एंड वेदर इट आर ट्रांसफरेबल। एक्सप्लेन ब्रीफली द डोमिनेंट एंड सर्विनेंट। अब यहाँ पे बताना है आपको डोमिनेंट एंड सर्विनेंट, हेरिटेज एंड ऑनर। अब ये जो पांचों क्वेश्चन हैं इसमें से अगर आप देखोगे तो आपको 2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन असाइनमेंट में आपको मिल सकते हैं इसके, और 2 क्वेश्चन जो है इसके आंसर आप गूगल पे सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएंगे। फिर आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 ये है डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस क्या है, टू व्हाट एक्सटेंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन अमाउंट टू नोटिस। जब हम किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हम किन किन चीज़ों को नोट करते हैं, यहाँ पे नोटिस में लेते हैं, संज्ञान में लेते हैं जब भी हमें करना होता है, तो इसे डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस कहते हैं। यानी कि हमें किस चीज़ के ऊपर नॉलेज या किस चीज़ को हमें इन्फॉर्म करना है या बताना है और किस किस चीज़ को चेक करना है। फिर डिफाइन द सेल। सेल क्या होती है, सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या फ़र्क होता है। देखो सेल होता है जब हम डायरेक्टली किसी चीज़ को बेच देते हैं, और जब हम बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, जहाँ पे हम टाइम लेते हैं, 2 महीने 3 महीने बाद एक्चुअल सेल परफॉर्म होगी, लेकिन उससे पहले एडवांस लेके हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 8 है व्हाट इज़ हिज पेंडेंस। ये लिस्ट पेंडेंस है, गलती से हिज पेंडेंस हो गया, लिस्ट पेंडेंस है ये। गिव एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंट्स। लिस्ट पेंडेंट्स की डॉक्ट्रिन जो है उसके एप्लीकेशन में क्या क्या कंडीशंस हैं ये आपको बताना। तो ये टोटल 3 क्वेश्चन आपके हो गए सेक्शन बी के अंदर। जो हमारा सेक्शन सी है वो शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 9 से। डिस्कस द रूल अगेंस्ट द परपेचुइटी विद इट्स एक्सेप्शन। रूल ऑफ परपेचुइटी क्या है और इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा व्हाट इज़ ईजमेंट। ईजमेंट क्या है, व्हाट आर इज एसेंशियल, डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ईजमेंट। एक क्वेश्चन आपको ईजमेंट का जरूर मिलेगा पेपर में, सेक्शन सी के अंदर ही मिलेगा ईजमेंट का। तो ईजमेंट के 3 ही क्वेश्चन शायद मैंने डाले हैं असाइनमेंट में, एक क्वेश्चन आपको उसमें से मिल ही जाएगा। तो ईजमेंट आपको एक तरह से सिक्योरिटी हो सकती है अगर आपको ये पढ़ने में समझ में आ रहा है तो। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर। गिव द एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। इस रूल के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं ये बताना है। कौन से ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो उसके एक्सेप्शंस हो गए। डिफाइन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्कस द एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है और वैलिड ट्रांसफ़र क्या है। डिफाइन द लीज एंड एक्सप्लेन द इट्स एसेंशियल एलिमेंट। लीज क्या है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं। डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम लाइसेंस एंड ईजमेंट। When does a lease diminish and dimiso and for filled मतलब
कभी एक एंड मतलब कब पट्टा इसका समाप्त हो जाता है और कब जब्त हो जाता है, मतलब कब वापिस ले लेता है जो देने वाला होता है लीज पर दी हुई चीज़ को। तो ये टोटल 13 क्वेश्चन हो गए। इसमें से हम वही करेंगे जो क्वेश्चन हमारे 24 में, 23 में और 22 में हमारे लगातार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, और उन्हीं क्वेश्चन को हम एग्ज़ाम के लिए तैयार करेंगे लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट के पेपर के लिए। फिर ये है हमारा 2023 का पेपर है, ये है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द चाइल्ड विटनेस। ये मैंने गलती से लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड खोल दिया है। ये वाला खोलना। तो लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी जो है, इसमें जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़े हुए हैं, जिसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहते थे पहले। बाद में इसको जब कोर्स चेंज हुआ 2019 में, तो इसका नाम चेंज करके लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट कर दिया था। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंडीशनल ट्रांसफ़र। कंडीशनल ट्रांसफ़र पे शॉर्ट नोट लिखना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईजमेंट एंड प्रॉफिट ऑफ प्रेजेंट पेंडेयर। व्हाट इज़ कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। ऐसे कौन से क्लेम है जिनको हम एक्शनेबल क्लेम बोल सकते हैं। डिफाइन करें ऑब्स्टेंसिबल ऑनर। इसके अलावा डिफाइन करें एक्सचेंज को, एक्सचेंज क्या होता है इसको डिफाइन करना है आपको। फिर हम सेक्शन बी में आ जाएंगे, तो ये कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड और कंटीजेंट ये मैंने क्वेश्चन जो है असाइनमेंट में भी कवर किया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शन, डिस्कस द एग्जाम्पल एंड केस लॉस। ये डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है क्या, इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, और इसके एग्जाम्पल और केस लॉज आपको बताने हैं। व्हाट इज़ लाइसेंस एंड इट्स मेन फीचर्स एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द लीज। लाइसेंस क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं, और इसको हम किस तरह से लीज से अलग कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो रिलेटेड टू सर जनरल लैंग्वेज। बताइए मोनिका जी। जनरल लैंग्वेज में जैसे आप रिवीजन के टाइम पे एक शॉर्ट में आंसर बताते हैं, तो वो एक बार शॉर्ट में भी बता दी, वो दिमाग में रह जाता है अटेम्प्ट करते टाइम ना। ये अभी हम लॉ प्रॉपर्टी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कल है मां शकंबरी यूनिवर्सिटी वालों का, जी सर जी। उसको कर रहे हैं डिस्कशन। हाँ जी ठीक सर। Through the transfer of property acts is related to transfer of intervals vivos or yet an interest can be created for the benefit of unborn person। संपत्ति का जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस हैं, और जो हमारे लिविंग पर्सन्स हैं उनके बीच में ट्रांसफ़र कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है, और क्या हम इस इंटरेस्ट को ऐसे व्यक्ति को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी पैदा ही नहीं हुआ लेकिन सृष्टि में है। जैसे माँ के पेट में अगर कोई बच्चा है तो क्या उसको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये इसमें पूछ रहा है। डिफाइन द मॉर्गेज, मॉर्गेज क्या होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉर्गेज क्या क्या हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिस्क्राइब द सर्कमटेंसेस व्हेन राइट ऑफ द ईजमेंट इज एक्सटिंग्विश। तो हमें उस सर्कमटेंसेस को बताना है जहाँ पे हमारा राइट ऑफ ईजमेंट जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। कैन इट बी रिवाइज, क्या ये रिवाइज भी हो सकता है, इसको डिस्कस करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द एस्टॉपल बाय ग्रांट, डिस्कस इज एसेंशियल फीचर्स विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हाट आर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं, उनके राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ये आपको बताना है इसके अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर था 2023 का। इसके अलावा 2022 का अगर हम पेपर देखेंगे, देखो अभी 23 और 24 के पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं, यह मैंने ध्यान से देखा नहीं जो लगातार रिपीट हुआ हो, ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं। अब इसमें देख लेते हैं हम 22 वाले में। गलती से ये वही खुल जाता है बार बार, एक जैसा लगता है देखने में ना। ये लॉ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट,
तो अब जैसे सीसीएस वाले बच्चों का भी ये पेपर पोस्टपोन हो गया है, लेकिन अगले पेपर के बीच में जो आपके पास गैप है ना, उसमें नहीं होगा आपका पेपर। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी पहले से शेड्यूल्ड है पेपर। तो जो पेपर ऑलरेडी पहले से शेड्यूल है उनके बीच में आपका पेपर नहीं डाला जा सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को पूरा प्रॉपर जो है प्लानिंग करनी पड़ती है, ताकि सारे सेमेस्टर्स के पेपर, और आपके ही नहीं, जो और भी कोर्सेज है, प्रोफेशनल कोर्स के अलावा जो और भी कोर्सेज हैं उनके भी तो पेपर कराने होते हैं। और प्रोफेशनल में भी खाली लॉ ही थोड़ी ना, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो सीसीएस यूनिवर्सिटी करवाता है। व्हाट इज़ द फीडिंग द एस्टॉपल बाय ग्रांट? ये जो फीडिंग द एस्टॉपल बाय ग्रांट है, ये भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अटेस्टेशन, मतलब किसी को अगर हम अटेस्टेशन करते हैं तो उसका रीज़न ये रहता है कि हम उसको प्रमाणित कर रहे हैं कि वो करेक्ट है, ट्रू द नॉलेज, जो आपको पता लगा, जो आपने चेक किया, वेरिफिकेशन किया, या आपको जिस चीज़ को बताया गया उस बिहाफ पर आप उसको अटेस्ट कर रहे हैं कि वो करेक्ट है, इसे अटेस्टेशन कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डोमिनेंट एंड सर्विनेंट हेरिटेज? डोमिनेंट और सर्विनेंट हेरिटेज क्या है? और हु कैन बी कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनी? यूनिवर्सल डोनी कौन होता है ये बताना है आपको, डिफाइन करना है आपको एक्सचेंज को। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जो सेक्शन बी का है। वन कैन नॉट अप्रोबेट और रेप्रोबेट। ये अप्रोबेट और रेप्रोबेट क्वेश्चन है, मैंने असाइनमेंट में भी कवर किया है इसको। विच प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज बेस्ड ऑन द अबव मैक्सिम? इसमें से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा प्रोविज़न है जो इस मैक्सिम को कवर करता है? मैक्सिम ऑफ इक्विटी, व्हाट इज रिलेट्स टू, और ये किससे रिलेट करता है? फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लाइसेंस। जो हम लाइसेंस प्रक्रिया, जो सरकार लाइसेंस देती है या जो लाइसेंस मिलता है लाइसेंसर के थ्रू, उसके क्या एसेंशियल फीचर्स है और किस सरकमटेंसेस में लाइसेंस जो है वो इररेवोकेबल हो जाता है, यानी कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता। डिफाइन करें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और डिस्कस करें इसके एसेंशियल वैलिड ट्रांसफ़र को। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, डिफाइन द फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र। फ्रॉड ट्रांसफ़र क्या होता है? व्हाट आर इज एसेंशियल एलिमेंट्स, डिस्कस इन डिटेल। इसको डिटेल में हमें डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे ट्रांसफ़र हैं जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है। फॉर एग्जांपल इमेजिनरी पर्सन को जो है ट्रांसफ़र कर दिया, या रिलेशन में जैसे हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी इस मकसद से ताकि टैक्स को चोरी किया जा सके, या उसको हाइड किया जा सके प्रॉपर्टी को एक लिमिट को क्रॉस करने के लिए या बचने के लिए। एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ अपॉर्चमेंट एज लेट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये जो अपॉर्चमेंट है, यानी कि प्रतिपादी अनुभाजन हिंदी में लिखा हुआ है इसका, तो ये क्या होता है? डज इट गवर्न्स अ लीज कंटेनिंग अ स्पेशलेशन दैट रेंट ऑफ एवरी ईयर इज टू बी पेड और पर्टिकुलर डेट। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द मॉर्गेज। मॉर्गेज क्या है? एक्सप्लेन करें एसेंशियल्स मॉर्गेज को और मॉर्गेज कब इफेक्ट हो जाता है। डिफाइन करें आपका वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटीजेंट इंटरेस्ट को। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेस्टेजेंट और कंटीजेंट इंटरेस्ट, मॉर्गेज जो है ये भी रिपीट हुआ है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र भी रिपीट हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी पहले आया था 24 में आया ये क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट, अंडर व्हाट सर्कमटेंसेस रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैन अमाउंट टू नोटिस। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस। ये भी क्वेश्चन 24 में आया है आपका, लिस्ट पेंडेंस जो है। नोटिस वाला क्वेश्चन टैट से उसमें नहीं है, असाइनमेंट में नहीं है। असाइनमेंट में नहीं है, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन हो सकता है असाइनमेंट में ना हो, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उसको तो करो। लिस्ट पेंडेंस नरेट द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस जो है ये आप क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है और इसके एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या हैं। तो ये हमारे टोटल पेपर जो थे वो कवर हो गए, जो होता है हमारे 23 के, 22 के और 24 के। अब जो हमारा लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट जो असाइनमेंट है उसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है जो हमारे मास्टर कुंगरी के स्टूडेंट हैं उनका। तो कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन है जो आपको पूछना हो या आपको लग रहा हो कि इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज है, तो पहले हम उन क्वेश्चंस को ले लेते हैं। बताइए कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिफ़िकल्टी आ रही हो। सर ये प्रोबेट वाला जो था ना सर, आपने बताया था, एक बार समझा लीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर बताएंगे उसका तो मैं निकालता हूँ असाइनमेंट में।
असाइनमेंट बता दो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 13 बता दीजिए सर। 13, अभी निकालता हूँ, 2 मिनट आप वेट करो। सर मेरा क्वेश्चन था सर वो 14 है सर, क्वेश्चन नंबर 14 और एक क्वेश्चन नंबर 15 सर, वही दोनों सर। अभी 13 बताना है, 14 बताना है या 15 बताना है, ये बताइए। सर 14 एंड 15 सर। चलिए रुकिए, मैं निकाल लेता हूँ फिर। ये तो है रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी, ये नहीं पूछना है आपको, 14 पूछना है क्वेश्चन ना। नंबर 14 एंड 15। ये वन कैन नॉट अप्रोबेट और रेप्रोबेट विच प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज बेस्ड ऑन अबव मैक्सिम। ये जो रेप्रोबेट और अप्रोबेट जो प्रोविज़न है, इसके ऊपर कौन सा मैक्सिम है जो बेस है। ये जो प्रिंसिपल है, वन कैन नॉट अप्रोबेट और रेप्रोबेट इज़ अ फंडामेंटल मैक्सिम ऑफ इक्विटी, जो रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस इन द लीगल डीलिंग। इसका मतलब ये, एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपने को ही नहीं बेच सकता और अपनी प्रॉपर्टी अपने आप ही नहीं खरीद सकता। ये इसका सिंपल मीनिंग है। रेप्रोबेट और एप्रोबेट का सिंपल मीनिंग ये है कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी खुद को नहीं बेच सकता और एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी खुद से ही नहीं खरीद सकता। It is essential mean that person cannot accept a transaction, contract, benefit under one set of circumstances that later disavow or challenge the same transaction, contract and benefit under a different set of circumstances. In other words, a party cannot pick and choose which part of transaction of the legal agreement to accept or reject based on their own convenience and advantage. फॉर एग्ज़ाम्पल, दो लोगों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोविज़न डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा ये घर है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए में। दूसरी पार्टी ने बोला कि ठीक है, मैं इसको ख़रीदने का तैयार हूँ 1 करोड़ में, लेकिन पेमेंट की कुछ मेरी कंडीशंस हैं। पहला पेमेंट मैं आपको दूंगा 20 लाख रुपए, आपके बदले में कुछ नहीं लूँगा, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट लूँगा। दूसरा पेमेंट फिर दूंगा आपको 30 लाख और बदले में आपका फर्स्ट फ्लोर ऑक्यूपाई कर लूँगा, मतलब उस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर ऑक्यूपाई कर देगा जैसे 50% पेमेंट डन हो जाएगी। फिर मैं आपको दूंगा 25,000, तो 75 लाख की पेमेंट हो जाएगी। फिर मैं आपका सेकंड फ्लोर ऑक्यूपाई कर लूँगा। उस प्रॉपर्टी में 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड, तो मैं आपका सेकंड फ्लोर ऑक्यूपाई कर लूँगा। फिर मैं दूंगा आपको फाइनल 25 और आपका ग्राउंड फ्लोर भी ऑक्यूपाई कर लूँगा, पोजीशन में ले लूँगा और बाद में रजिस्ट्री कराने चला जाऊँगा। दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट डन हो गया। अब जब उसने पहला 20 लाख रुपए दे के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, उसने नेक्स्ट 25 लाख दे दिया, तो यहाँ पर कंडीशन ये थी जैसे वो नेक्स्ट 25 लाख देगा तो फर्स्ट फ्लोर ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन ये बंदा कहने लगा कि मैं इस 25 लाख को वो तीसरा 25 लाख मान रहा हूँ, जो 75 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा होने वाला अमाउंट था उसको मान रहा हूँ, और तुम मुझे पोजीशन जो है सेकंड का दे दो। तो यहाँ पे रूल ऑफ एप्रोबेट और रेप्रोबेट लग जाएगा कि एक व्यक्ति अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपनी ईजीनेस के हिसाब से, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को तोड़ मोड़ नहीं सकता। ये नहीं कह सकता कि पहले ये वाला कंडीशन पूरी कर लो, बाद में पीछे आके उसको भी कर लेंगे, मैं मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, सब कुछ हो जाएगा लेकिन बाद में होगा। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में सीक्वेंस डिसाइड हुआ है वैसे ही होगा। तो one cannot approbate or reprobate find the application in the various provision related to the transfer of property, particularly concerning the rights and obligations of the parties involved in the property transaction. One specific provision that based on this principle is section 116 of the Transfer of Property Act. अब ये जो 116 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ये कह रहा है where a person
प्रोफेस अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विच ही हैज़ नो राइट टू ट्रांसफ़र। अगर कोई व्यक्ति ऐसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा है जिसके पास उसके पास राइट ही नहीं है ट्रांसफ़र करने का, एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्म एनी बेनिफिट टू द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं उसके बिहाफ पर किसी चीज़ को कन्फर्मेशन दे रहा है, तो सच ऑनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कन्फर्म सच ट्रांसफ़र और डिसेंट फ्रॉम इट। तो या तो जो ऑनर है, रियल ऑनर, या तो वो कंफर्म कर देगा उसके किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को, या उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो पिता और पुत्र हैं और पिताजी के नाम पे प्रॉपर्टी है, पिताजी ने सोचा प्रॉपर्टी को बेच दें, बेटा भी तैयार है प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसी थर्ड पर्सन के साथ, लेकिन बेटे ने पिता के बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, बोला मेरे पिताजी रेडी हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम बयाना मुझे दे दो। उसने भी सोचा कि भाई ये तो मतलब सगे रिलेशन में बाप बेटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली जनरली लोग कर देते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पिताजी की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रियल ऑनर कौन है, जो बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो पिताजी, इनके नाम प्रॉपर्टी है। वो चाहेंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूशन में ले आएंगे, मतलब जो बेटे को एडवांस मिला उसको मान लेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो चाहेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो सेक्शन 116 यही कहता है, पर्सन परपोर्ट्स टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दैट दे डू नॉट ओन। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे कोई एग्रीमेंट साइन कर लेता है जिसमें उसके पास राइट ना हो, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्म अ बेनिफिट ऑफ द ट्रू ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन इस बेनिफिट को ट्रू ऑनर कन्फर्म कर देता है। ट्रू ऑनर कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ, जो मेरे बेटे ने किया, मतलब जो मेरे एजेंट ने, मेरे बेटे ने, मेरे रिश्तेदार ने किया, मैं उससे तैयार हूँ। तो ट्रू ऑनर अगर अपनी एसेंस दे देता है इसके ऊपर तो ये एग्रीमेंट जो है कंफर्म हो जाता है। तो कंफर्म द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड एक्सेप्ट द बेनिफिट कंफर्म, डिसेंट फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिलिक्वेंस द बेनिफिट कंफर्म। अगर वो डिसेंट कर देता है, मना कर देता है, तो तुरंत एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और जो बेनिफिट थे उसका, मतलब वो जो बेटे को एडवांस मिला था वो वापस चला जाएगा, जो भी जिसने भी एडवांस दिया था उसके पास, और वो कोई क्लेम भी नहीं कर पाएगा कोर्ट में जाके कि भाई इसने मेरा एग्रीमेंट ब्रीच किया है इसलिए इसको कुछ जुर्माना, कुछ नुकसान, ऐसी कोई चीज़ लगा दी जाए, ऐसा नहीं कर सकता है वो। तो ये जो प्रोविज़न है हमारा कंसिस्टेंसी और फेयरनेस एम्बॉयडेड इन द मैक्सिम वन कैन नॉट अप्रोवेट एंड रेप्रोवेट, इसे कहते हैं अप्रोवेट और रेप्रोवेट कैन नॉट सिमिलरली, दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। मतलब एक ही बात को मान भी रहे हैं और नहीं भी मान रहे, वो साथ साथ नहीं चल सकता। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो ये जो 116 है ये रिफ्लेक्ट करता है आपके प्रिंसिपल ऑफ पार्टीज़ के ट्रांजैक्शन मस्ट बी कंसिस्टेंट ट्रांसफ़र होनी चाहिए, चेरी पिक की तरह नहीं। ये नहीं कि हम सब्जी खरीदने गए हैं तो एक एक सब्जी को सिलेक्ट कर करके निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सब्जी के ठेले पे बहुत सारी सब्जी पड़ी है, हमने उसको पैसे में तय कर लिया कि 1 किलो हमें ये सब्जी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक एक को उठा रहे हैं, घुमा फिरा के चेक करके अपने थैले में अपनी जो भी कैरी बैग है उसमें डाल रहे हैं। ऐसा प्रॉपर्टी के मामले में नहीं हो सकता है। जो चीज़ है जैसी है वो एज इट इज़ रहेगी, वो आपको एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। टूटा है, फूटा है, कैसा ही मकान है, वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र होगा। Immovable property transferred to one person and rent is therefore received in another person. Such person receiving the rent or any part thereof shall deem to have expected the transfer of the owner of the property extend to the share of his rent. मान लो कि प्रॉपर्टी का मालिक कोई और है लेकिन उसका रेंट कोई और ले रहा है। फॉर एग्जांपल 2 भाई हैं, ठीक है, एक भाई के नाम प्रॉपर्टी है लेकिन दूसरा भाई उस प्रॉपर्टी की केयर टेकिंग कर रहा है, जो भी रेंट आता है वो ले लेता है उसको। अब जो मालिक है वो उसको बेचना चाहता है। जब मालिक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा तो उस पर आने वाला जो भी रेंट है या और भी कोई चीज़ है वो भी साथ साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें वो ये नहीं कह सकता छोटा भाई कि भाई मैं रेंट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो तुमने प्रॉपर्टी को बेचा रहा, प्रॉपर्टी को बेच रहा कि रेंट तो मैं ही ले रहा हूँ, मैं ही लेता रहूँगा, ऐसा नहीं होगा। जो चीज़ होगी एज इट इज़ वो ट्रांसफ़र भी होगी पूरी की पूरी। तो एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट, इसमें आ गया आपका डीम्ड एक्सपेक्टेंस। ये माना जाता है कि अगर मालिक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो जो रेंट लेने वाला है जिसके पास उसका पोजीशन है वो भी डीम्ड एक्सेप्टेंस दे देगा अपना ट्रांसफ़र में। एस्टॉपल बाय कंडक्ट, कोई भी ऐसा कंडक्ट नहीं करेगा जिससे एस्टॉपल्ड हो जाए डील। और कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस की थ्योरी को फॉलो करेगा। ये हो गया रेप्रोबेट अप्रोबेट वाला क्वेश्चन। अब है आपका एक्शनेबल क्लेम और मेयर राइट टू स्यू। ये तो सिंपल ही है, कौन से ऐसे क्लेम हैं जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं और कौन से ऐसे आपके पास राइट्स हैं जिसमें आप केस कर सकते हैं सामने वाली प्रॉपर्टी पे।
तो ये मेयर राइट टू स्यू हो गया। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। पहला एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम्स होते हैं जहाँ पे जो डेप्ट होता है, पैसा होता है, मनी होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, इनको लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सकता है। मतलब आप लॉ पे केस कर कर कोर्ट में अपनी कंपनसेशन, अपना पैसा, अपना जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर कर सकते हैं। आपके पास उतना राइट है। ये एक्शनेबल क्लेम है, यानी कि आप एक्शन करके क्लेम कर सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी, यहाँ पर आपके पास ट्रांसफरेबिलिटी के राइट होते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कि आप उसके एक्चुअल ऑनर हैं, आपके पास का ट्रांसफरेबल राइट्स हैं, तो आप उसके ऊपर डेब्ट उसकी रिकवर कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। और एग्जिस्टिंग डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन, एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं वो एग्जिस्टिंग डेब्ट और ऑब्लिगेशन पे भी एप्लीकेबल होते हैं। राइट टू डिमांड ऑफ द पेमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस फ्रॉम अ डेटर और ऑब्लिगेटर बेस्ड ऑन द प्री एग्जिस्टिंग लीगल रिलेशनशिप। अगर पहले से कोई लीगल रिलेशनशिप दोनों के बीच में बना हुआ है तो वो लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। एनफोर्सेबिलिटी, एक्शनेबल क्लेम का मतलब है कि आप लॉ के थ्रू उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू उस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक्शनेबल क्लेम हो जाते हैं। एग्जाम्पल में इसमें बताया है कि सम कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं वो डेप्ट होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और राइट टू रिसीव द डिविडेंड, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम दे दिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अब जब आप बीमार होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को आपके बीमारी का खर्चा उठाना पड़ेगा। अगर वो खर्चा नहीं उठाएगी, कुछ नाटक करेगी, तुरंत आप एक्शनेबल क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आपके पास एक्शन लेने का राइट है। आप उसके ऊपर केस कर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट कर जितना भी पैसा बीमारी में खर्च हुआ उसका रिकवरी कर सकते हैं, अगर आप कंडीशंस पूरी तरह से पूरी कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब मेयर राइट टू स्यू, जहाँ पे हमारे पास कानूनी अधिकार है केस करने का। मेयर राइट टू स्यू ऑन द अदर हैंड इज रेफर द राइट टू इंस्टीट्यूट अ लीगल प्रोसीडिंग, हमें लीगल प्रोसीडिंग शुरू करने का राइट है, लॉ सूट फाइल कर सकते हैं, हम क्लेम कर सकते हैं, हम राइट, हमारे पास जो स्पेसिफिक बेनिफिट, कंपनसेशन रिसीव करने का राइट है। तो एक प्रोसीजरल राइट है जो काउंटर रेदर देन सब्टेंटिव राइट टू रिकवर अ डेब्ट और ऑब्टेन अ कंपनसेशन अवे नो एग्जिस्टिंग डेब्ट और ऑब्लिगेशन। जो एक्शनेबल क्लेम में होता है कि कोई एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑब्लिगेशन पहले से चल रही होती है, उसमें हम एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मेयर राइट टू स्यू में ज़रूरी नहीं है कि पहले से कोई आपका डेब्ट हो, कोई ऑब्लिगेशन हो। ये अराइज हो जाती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ वैसे ही आपके पास राइट आ गया केस करने का। ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि 3 महीने के अंदर उसको 200 शर्ट की सप्लाई हो जाएगी। 3 महीने जैसे ही पूरे हो जाएंगे और 200 शर्ट की सप्लाई नहीं होगी, चाहे 100 शर्ट की सप्लाई हो गई, 100 बैलेंस रह गए, तुरंत उसके पास मेयर राइट टू स्यू आ जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन का केस कर सकते हैं। नॉट ट्रांसफरेबल, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी भी हमारा जो ट्रांसफरेबल हो ही नहीं सकती, जो ट्रांसफरेबल उसमें भी राइट टू स्यू होता है। कंडीशन और लीगल एक्शन, एक शर्त के साथ इसमें लीगल एक्शन लेने की पावर होती है। प्रोसीडिंग और फाइलिंग ऑफ अ लॉ सूट, ये रिप्रेजेंट करता है आपके प्रोसीजरल राइट को, एक्सेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, लीगल रेमेडीज, परसेसिव रॉन्ग और इंजरी। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो सिचुएशन है जो इन्वॉल्व करती है आपके मेयर राइट टू स्यू इंक्लूड द केसेस वेयर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉट हैज ऑकर्ड और एग्रीड पार्टी जो है राइट टू इनिशिएट अ लीगल एक्शन। अब डिस्टिंग्विश फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स की इसमें बात करें तो इसमें नेचर ऑफ राइट, ट्रांसफरेबिलिटी, ओरिजिनल, इन्फोर्सेबिलिटी, ये सारे राइट आते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। बाकी देखो इसकी ना मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है, आपको पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, वीडियो से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो अब आप इस क्वेश्चन को कर लो, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका डाउट में? नो सर। ठीक है, इसकी तैयारी ठीक से कर लो, और जिनका पेपर अभी है नहीं वो अपना क्या करो, जैसे मैंने आपको बताया था, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया दोबारा बताया था कि अपना बैंकिंग लॉ पढ़ लो आप। अभी आपके पास वुमेन एंड चाइल्ड पढ़ने के लिए तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, इतना समय लगेगा नहीं वुमेन चाइल्ड तैयार करने में। तो अभी आपका 16 को पेपर है तो बहुत टाइम है। अभी आप क्या करो, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे 13 तारीख तक आप ये पढ़ो बैंकिंग लॉ। बैंकिंग लॉ थोड़ा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस समय आपको दिक्कत नहीं होगी।
तो ये पढ़ लो, उसके बाद फिर वुमेन एंड चाइल्ड पढ़ लेना, तैयार हो जाएगा। बाकी आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन जो है वो तो इजी है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, और वुमेन एंड चाइल्ड में भी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो ये कर लो, बाकी हम अगली क्लास फिर करेंगे। तो आपका कब है एग्ज़ाम? इसके बाद लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के बाद